औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और स्टडी आपकी ज़ोर शोर से चल रही होगी। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 को वाइड अप किया था, उसके न्यूमेरिकल्स भी देख लिए थे, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हमने ख़त्म कर लिए थे और आज जो है हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा मैं रिव्यू करवा देता हूँ कि हमने पढ़ा क्या था और अब हम क्या पढ़ने लगे हैं। ठीक है, बेसिकली जब मैंने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था तो मैंने आपको कहा था कि चैप्टर नंबर 9 जो है इससे में हम ऑप्टिक्स को स्टडी कर रहे हैं और ये चैप्टर 9 और चैप्टर 10 जो है ऑप्टिक्स को ही कवर करेगा। तो अगर हम याद करें कि ऑप्टिक्स क्या थी, तो ऑप्टिक्स हमारे पास हमने कहा था कि जी ऑप्टिक्स हमारे पास होती है स्टडी ऑफ लाइट। जब हम लाइट को स्टडी करते हैं तो हमारे पास वो फिज़िक्स की बुनियाद क्या कहलाती है, ऑप्टिक्स कहलाया करती थी। अब ऑप्टिक्स के आगे जो हमने चैप्टर 9 में ब्रांच पढ़ी थी वो हमारे पास थी फिज़िकल ऑप्टिक्स। और फिज़िकल ऑप्टिक्स के बारे में आपको याद है कि इसमें हमने इफ़ेक्ट्स ऑफ लाइट्स को स्टडी किया था। इफ़ेक्ट्स ऑफ लाइट्स कौन कौन से, मैं साथ साथ लिखता भी जाता हूँ कि इफ़ेक्ट्स ऑफ लाइट स्टडी किया था जी हमने इसमें। और कौन कौन से इफ़ेक्ट्स ऑफ लाइट इसमें हमने दो स्टडी किए थे। एक तो हमने स्टडी किया था इंटरफेरेंस, ठीक है, और दूसरा जो हमने इम्पोर्टेंट इफेक्ट स्टडी किया था वो हमारे पास था डायफ्रैक्शन। ठीक हो गया। अब हम चैप्टर नंबर 10 में आ चुके हैं। चैप्टर नंबर 10 में हमने जो स्टडी करनी है वो हमारे पास है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली हम कहेंगे ऑप्टिक्स की दो ब्रांचेस हैं। एक तो फिजिकल ऑप्टिक्स थी ना, इसको हम नाम देते हैं दूसरी ब्रांच को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इसका क्या मतलब है, इसमें हम रे डायग्राम्स को स्टडी करते हैं और रे डायग्राम्स की मदद से डिफरेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बेसिकली हम इसमें स्टडी करते हैं। कौन से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम डेली लाइफ में यूज़ करते रहते हैं। जिस तरह आप लोगों के पास हम लोग बहुत ज़्यादा मिरर्स यूज़ करते हैं, स्फेरिकल मिरर्स का इस्तेमाल करते हैं, प्लेन मिरर्स का इस्तेमाल करते हैं, हमारे घरों में लगे हुए मिरर। और इसके अलावा हमारे पास जो है लेंसेज यूज़ होते हैं। हमारे जो आमतौर पे ग्लासेस बहुत सारे बच्चे हमारे यूज़ करते हैं, वो उनके अंदर ग्लासेस के अंदर क्या होता है, लेंसेज होते हैं। कैमरास यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप्स यूज़ करते हैं हमारे पास, हम इसके अलावा टेलीस्कोप यूज़ करते हैं। बेशुमार ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और ये किसकी बुनियाद पे बने होते हैं, ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की बुनियाद पे बने होते हैं। बेसिकली ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम दो चीज़ों को स्टडी कर रहे होते हैं। कौन कौन सी दो चीज़ों को, इसमें हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और दूसरी चीज़ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, और इनकी बुनियाद पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बुनियाद पर जो इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं उनको नाम दिया जाता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का। ठीक है, और हमारा चैप्टर 10 भी इसी से रिलेटेड है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स से रिलेटेड। इसमें हम जो है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ेंगे, कैसे बनते हैं, और रे डायग्राम्स की मदद से डिस्कस करेंगे कि हमारे ऑब्जेक्ट का इमेज किस तरह से डेवलप होता है। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं जो थोड़ी सी बात आपको वाज़िया करता जाऊँ कि आज का लेक्चर हमारा जो है बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेट करेगा। हम चैप्टर तो स्टार्ट कर देंगे बड़े इजीली, लेकिन मसला ये होता है बच्चे कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि बेसिक जो उनके कंसेप्ट्स होते हैं वो थोड़े भूले होते हैं। तो अगर आपको याद हो, आपने क्लास 10th की फ़िज़िक्स में बेसिक कंसेप्ट्स को स्टडी किया था, जो आपका 3rd चैप्टर बनता था साउंड के बाद वाला, हमारे पास उसमें आपने सारा लाइट को स्टडी किया था और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को डिफरेंट स्टडी करते रहे थे। आप स्फेरिकल मिरर्स को पढ़ते रहे थे, लेंसेज को पढ़ते रहे थे। आज हम उसी का ही एक रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि उसको अच्छी तरह से रिकॉल करें। इसके बाद हम अपने बेसिक, हम जो है चैप्टर की तरफ जाएंगे, जो चैप्टर में हमारे बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको फॉलो करेंगे। तो चलिए आइए चलते हैं। अब हमने बात की थी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में कि बेसिकली हमने रे डायग्राम्स की मदद से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को स्टडी करना है। अब मसला ये है रिफ्लेक्शन क्या है और रिफ्रैक्शन क्या है। चलें बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होती है जी, तो रिफ्लेक्शन को समझने के लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, डेफिनेशन की तरफ हम बाद में चलते हैं। लेट करें कि ये आपके पास एक सरफेस है, ये वाली,
ये कुछ इस तरह से है, अगर 3 डायमेंशनल में शो करूँ कुछ इस तरह से बनेगी आपके पास, लेकिन मैं इसको एक प्लेन एक ही एक्सिस पे बना रहा हूँ ताकि आपको बड़ी इजीली समझ आ जाए बातें। अब देखें, जब आपके पास लाइट फॉल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, ठीक है, ये लाइट की रे है, और जब ये फॉल करेगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आपके पास कुछ इस तरह से, तो ये जो रे हमारे पास आ रही होती है इसको नाम देते हैं इंसिडेंट रे का। कौन सी रे? ये इंसिडेंट रे, ठीक है। अब ये एक दूसरा मीडियम है जो हमारे पास सरफेस है। अब जब ये जाके इंसिडेंट रे एक सरफेस को टकराती है तो टकराने के बाद ये वापस बेंड हो जाती है, किधर? वापस ये अपने रास्ते की तरफ मुड़ जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। यानी आपके पास अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह की एक रे बनेगी, आप देख सकते हैं कि ये टकरा के वापस है। इसी तरह जिस तरह हम एक बॉल को थ्रो करें वॉल पर, आप देखते हैं कि बॉल टकराती है और टकरा के वापस आ जाती है आपके पास, ठीक है। और अगर आप किसी एंगल पे फेंकें तो उसी एंगल के साथ वो टकरा के वापस मीडियम में आ जाती है। इसी तरह यहाँ पे हुआ है, लाइट की एक रे जिसको हमने इंसिडेंट रे का नाम दिया, वो एक मीडियम से आ रही थी दूसरे मीडियम में। वो जब दूसरे मीडियम के साथ टकराई, टकरा के बजाय कि उसमें से पास हो जाती, वो क्या हुई? रिफ्लेक्ट हो गई, वो वापस बाउंस बैक हो गई, ठीक है, वापस अपने ही मीडियम में। इस रे को हमने नाम दिया इंसिडेंट रे का। ये पॉइंट जहाँ पे ये टकराई इसको नाम देते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। अच्छा जी, और ये जो रे टकरा के वापस चली गई ये हमारे पास कहलाती है रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहलाती है? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक हो गया। ये फिनोमिना जो हमारे पास है, हम लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना और दूसरे मीडियम से टकरा के वापस पहले मीडियम में आ जाना, ये फिनोमिना हमारे पास कहलाता है रिफ्लेक्शन। अब देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन को। आप देख सकते हैं, व्हेन लाइट ट्रैवलिंग इन सर्टेन मीडियम फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अदर मीडियम। जब लाइट ट्रैवल करते हुए एक मीडियम से फॉल करती है दूसरे मीडियम पर, अ पार्ट ऑफ इट टर्न्स बैक इन द सेम मीडियम, तो उसका कुछ पार्ट जो होता है वो वापस मीडियम में वापस टकरा के वापस आ जाता है। ये फिनोमेना हमारे पास कहलाता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को हमने समझ लिया, मसला है हमने यहाँ पे समझना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को, कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ठीक है। तो वहाँ पे हम एक हेडिंग दे लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, फिर हम यहाँ से डिस्कस करते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या चीज़ है। तो ये जी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बेसिकली हमारे पास 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। कौन कौन से? देखें बेटा, सबसे पहला काम मैं यहाँ पे करूँगा कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहाँ पे है वहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ। नॉर्मल का मतलब है 90 के एंगल, किसके साथ? ये सरफेस के साथ, ठीक है। अब इस नॉर्मल के साथ क्या चीज़ें मेरे पास 3 यहाँ पे पड़ी हुई हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और तीसरी चीज़ मेरे पास आ गई नॉर्मल। अच्छा, पहला लॉ पहले पर पढ़ते हैं, दूसरा नॉर्मल के साथ है, उसको बाद में स्टडी करते हैं। ये देखें जब इंसिडेंट रे जाके टकराई पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, तो ये सरफेस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रही होगी, ऐसा ही है। ये जो एंगल बना रही होती है, इस एंगल को नाम देते हैं इंसिडेंट एंगल का। क्या नाम देते हैं? इंसिडेंट एंगल का। अब जब ये रिफ्लेक्ट हुई तो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी ये सरफेस के साथ एक एंगल बना रही है, इस एंगल को नाम देते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का। अब पहला लॉ याद रखिएगा हमेशा, आपके रिफ्लेक्शन जो है, हमारे पास रिफ्लेक्शन के अंदर जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ये हमेशा अमाउंट में बराबर होता है। यानी अगर हम इसको लिखें तो हम इस तरह सिंपल लिख सकते हैं पहला लॉ कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपके पास इंसिडेंट एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। यानी अगर आपने 30 डिग्री के एंगल पे इसको थ्रो किया है, ठीक है, बॉल को अगर जूम करना चाहते हैं बॉल को कर लें, लेकिन हम यहाँ लाइट को स्टडी कर रहे हैं। अब लाइट को देख लें, अगर हम एक लेज़र बीम को 30 डिग्री पर जो है इंसिडेंट करते हैं किसी सरफेस पर, वो जब टकराएगी तो वो 30 डिग्री ही के एंगल पे क्या करेगी? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है। और ये हमारे पास रिफ्लेक्शन है और ये हमारे पास रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ है, जिसे हम बड़ी अच्छी तरह से समझ चुके हैं, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने। फर्स्ट लॉ क्या है? रिफ्लेक्शन के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा बराबर होता है।
अब दूसरा लॉ क्या है? दूसरा लॉ को समझने से पहले देखें हमारे पास कितनी रेस थी यहाँ पे। एक थी हमारे पास इंसिडेंट रे, एक थी हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे, और तीसरा हमारे पास क्या था? नॉर्मल। याद रखिएगा, हमारे पास इंसिडेंट रे, हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन में होते हैं। अब इस बात का क्या मतलब है ये समझ लें। ये देखें, ये हमारे पास है रिफ्लेक्शन, आपके पास इंसिडेंट रे है। अब इंसिडेंट रे जब किसी सरफेस पर जाकर टकराई, आपके पास ये हो गई हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और मैंने जो है नॉर्मल ड्रॉ किया कुछ इस तरह से। अगर मैं आपके सामने इसको इस तरह से करूं, क्या आपको तीनों एक ही एंगल पे दिखाई दे रहे हैं, एक ही प्लेन में, एक ही एक्सिस पे दिखाई दे रहे हैं? इसका ये मतलब है बेशक आपके पास ये रिफ्लेक्ट हो रही है, नॉर्मल भी ड्रॉ किया, लेकिन जब आप इसको साइड से देखेंगे तो ये तीनों आपको एक ही लाइन में नज़र आएंगे। आपको ऐसा नहीं नज़र आएगा कि ये कुछ बाहर हो, यानी बेंडिंग आपके पास जो रिफ्लेक्ट बैक है कुछ किसी और एंगल पे नहीं होगी, बल्कि ये क्या होगी, उसी एक्सिस के अंदर होगी, उसी प्लेन के अंदर होगी। तो दूसरा लॉ हमारे पास क्या है कि आपके पास, इसको भी लिख लेते हैं हम अपने पास, कि हमारे पास इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन सेम प्लेन। ठीक है, ये हमारे पास दो लॉज हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, चलें, पहला लॉ आपने समझ लिया कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे जो दोनों एंगल बनाती हैं, जिनको हमने इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल का नाम दिया, ये दोनों एंगल हमेशा क्वांटिटी में बराबर होते हैं। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे हमारे पास हमेशा क्या होती हैं, एक ही प्लेन में वाक़िया होती हैं। ये हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गए। अच्छा, मसला ये है, हमने तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की मदद से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं। अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से ऐसे हैं जो हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे बनाए जाते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बेस पे बनाए जाते हैं? तो आपके पास ज़रा बेसिक इंस्ट्रूमेंट से चलेंगे, हम कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स के पास बाद में जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कौन कौन से हैं जी? बेसिक वाले, अच्छा जी, ये देख लेने। एक तो याद रखें, रिफ्लेक्शन करने के लिए लाजमी है कि एक साइड सरफेस के क्या होनी चाहिए, हमेशा ओपैक होनी चाहिए। देखें, अगर ट्रांसपेरेंट होगी, आप कोई ग्लास ले लें और ग्लास अगर ट्रांसपेरेंट होगा, उसके अंदर से क्या करेगी, लाइट पास कर देगी, तो वो तो रिफ्लेक्ट बैक ना हुई। तो आपको रिफ्लेक्शन करवाने के लिए ज़रूरी है कि सरफेस क्या हो, आपकी ओपैक हो। ओपैक का मतलब क्या है, गैर शफाफ हो, मबहम हो। ठीक है, तो आपके पास हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जी ओपैक सरफेसेस के लिए आपके पास और जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूज़ होते हैं। और हमारे पास कौन कौन सी ऑब्जेक्टिव पैक सरफेसेस होती हैं हमारे पास, हम जो डेली लाइफ में देखते हैं, हमारे पास सबसे पहले हमें नज़र आते हैं प्लेन मिरर्स। प्लेन मिरर्स कौन से हैं जी? जो आम तौर पे आप लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं मिरर, अपना चेहरा देखने के लिए। ठीक है, वो मिरर्स क्या है हमारे पास? प्लेन मिरर्स कहलाते हैं। प्लेन मिरर्स में इमेज कैसे बनना होता है? बेसिकली लाइट रिफ्लेक्ट हो रही होती है और रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही होती है, और आप उसमें बिल्कुल अपना वैसा ही इमेज देखते हैं जिस तरह आप खुद होते हैं। ठीक है, बस ये होता है कि वो इन्वर्ट हुआ होता है, उलट होता है इमेज। अच्छा जी, प्लेन मिरर्स के बाद हमारे पास दूसरी जो टाइप है वो हमारे पास कौन से हैं जी? वो हमारे पास हैं स्फेरिकल मिरर्स। कुछ याद आ रहा है आपको? आप ये पढ़ चुके हुए हैं स्फेरिकल मिरर्स? अगर नहीं याद आ रहा तो चलें इसको हम पढ़ लेते हैं, स्फेरिकल मिरर्स को। स्फेरिकल मिरर्स बेसिकली हमारे पास दो तरह के थे। इनको बहुत ज़्यादा हमने चैप्टर में स्टडी नहीं करना, इसलिए यहीं पे एक बेसिक इंट्रोडक्शन करवा के मैं आगे चला जाऊंगा। तो स्फेरिकल मिरर्स हमारे पास दो तरह के थे। एक था हमारे पास कनकेव मिरर, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या था? हमारे पास कन्वेक्स मिरर। और स्फेरिकल मिरर के बारे में आपको याद होगा, हम कहते थे किसी स्फेयर को अगर हम काट लें, ठीक है, तो हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स बनते हैं।
और स्फेरिकल मिरर्स के जो पहला कनकेव मिरर था, हम कहते थे ऐसा मिरर जिसका आपके पास बाहर वाला जो पार्ट होता है वो रफ होता है और इनर पार्ट जो होता है वो शाइनी होता है। ऐसे मिरर को क्या नाम देते थे? कनकेव मिरर का। और हमारे पास कनकेव मिरर की खास बात क्या थी? हमारे पास जब लाइट की रेज इसमें आती थी, लाइट की रेज हम बनाते हैं, जब लाइट की रेज आती थी यहाँ से तो ये बेंड हो जाती थी सारी यहाँ पे एक पॉइंट पे, और आपके पास अगर हम इसको ड्रॉ करें कुछ इस तरह से तो सारी लाइट की रेज कुछ इस तरह से बेंड हो रही होती थी। आपके पास यहाँ पे ये रियल में बेंड हो रही होती थी, इसलिए हम कहते थे यहाँ पे क्या बन रहा है? रियल इमेज बन रहा है। लेकिन जो यहाँ पे बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये सारी लाइट को एक पॉइंट पे इकट्ठा कर रहा है, या हम कह सकते हैं कि लाइट को कन्वर्ज कर रहा है। इसलिए हम इस मिरर को नाम दिया करते थे कन्वर्जिंग मिरर का। ठीक हो गया? अच्छा जी, दूसरे टाइप के जो मिरर थे हमारे पास वो कौन सा था जी? कन्वेक्स मिरर। अब कन्वेक्स मिरर बिल्कुल इसका उलट था। कनकेव मिरर की बैरूनी सतह जो होती है ये क्या होती है? हमारे पास रफ होती है। अंदरूनी सतह क्या होती है? शाइनी होती है। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है? कन्वेक्स मिरर में हमारे पास अगर हम इसको ड्रॉ करें कुछ इस तरह से, इसमें हमारी बैरूनी सतह शाइनी होती है और जो अंदरूनी सरफेस होती है वो हमारे पास क्या होती है जी? रफ होती है। अगर मैं इसके रे डायग्राम बनाऊं, अगर लाइट इन्फिनिटी से आ रही है और इस पर टकरा रही है, ठीक है, ये देखें, अब लाइट अंदर की तरफ तो बेंड हो नहीं सकती, तो वो कहाँ जाएगी? बेंड होगी, वो बाहर की तरफ बेंड होना शुरू हो जाएगी। अगर यहाँ से भी देखें तो ये किधर बेंड होगी? बाहर की तरफ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारी लाइट बेंड हो रही है ये किसी भी पॉइंट पे इकट्ठी नहीं हो रही इस साइड पे। तो फिर क्या करें? ज़रा इसके पीछे ड्रॉ करते हैं इनको। तो जब हम पीछे ड्रॉ करते थे इसको इस तरह से, तो हम देखते थे कि ये सारी क्या करती थी? एक पॉइंट पे पीछे की तरफ इकट्ठी हो रही होती थी। ये हकीकत में तो इकट्ठी नहीं हो रही होती थी, तो लिहाजा हम कहते थे ये वर्चुअल इमेज बनाता है। और हमारे पास चूँकि ये लाइट को फैला रहा है या डाइवर्ज कर रहा है, इसलिए हम इसे नाम दिया करते थे डाइवर्जिंग मिरर का। ठीक हो गया? ये हो गए हमारे पास जी रिफ्लेक्शन के कुछ कवानीन। रिफ्लेक्शन पे हमने बात कर ली। अब हम चलते हैं रिफ्रैक्शन पे। ठीक, तो रिफ्रैक्शन को पढ़ते हैं और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को स्टडी कर लेते हैं। देखते हैं जी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास क्या है। तो यहाँ तक बात उम्मीद है कि बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। ठीक है, तो सेम चीज़ें हमने रिफ्रैक्शन में स्टडी करनी है। मैं पॉइंट्स यही रहने देता हूँ और हमारी डेफिनेशंस को रेस करके मैं यहाँ पे दूसरी डेफिनेशंस को लिखता हूँ। अच्छा जी, हमारे पास डायग्राम और हमारे पास कुछ लॉज चेंज होंगे रिफ्लेक्शन के। ठीक है, इनको देख लेते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होंगे हमारे पास वो भी देख लेते हैं। तो अब हमने क्या पढ़ना है? रिफ्रैक्शन को स्टडी करना है और रिफ्रैक्शन की भी हमने डायग्राम ड्रॉ करनी है, वो साथ साथ हम ड्रॉ कर लेंगे। फिर हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को भी देख लेंगे। ठीक है, और फिर इसकी मदद से बनने वाले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टडी करेंगे। अच्छा जी बेटा, अब रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है आपके पास? द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट when it passes through, as it passes from one medium to another. वन मीडियम टू अनदर। इसका मतलब क्या है पहले वो समझते हैं और फिर हम डेफिनेशन को देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है। याद करें, आपने ग्लास स्लैब वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा था और परफॉर्म भी किया होगा आपने। ये देखें, ये एक ग्लास स्लैब है। ठीक है, और हमारे पास एक लाइट की रे जो है हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ एंटर करते हैं और ये रे हमारे पास यहाँ से कुछ इस तरह से आ रही है। अब ये देखें, ये ग्लास स्लैब है और ये हमारे पास कहाँ से आ रही है? एयर से। एयर आपके पास एक हल्का मीडियम है, हल्का मीडियम एज़ कम्पेयर टू ग्लास के। ठीक है, हम कह सकते हैं कि इसकी डेंसिटी कम है, ग्लास स्लैब की डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है। अब डेंसिटी कम है तो इसको हम नाम देते हैं रेयर मीडियम का।
ठीक है। और क्योंकि ग्लास की डेंसिटी ज़्यादा है तो इसे हम नाम देंगे डेंसर मीडियम का, ठीक है। ये बात याद रखनी है अपने जहन में। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि मैंने रिफ्लेक्शन को स्टडी करना है, तो मैं यहाँ पे रे और डेंसर का कंसेप्ट आपको समझाने के बाद आगे अगला कंसेप्ट की तरफ चलता हूँ। ये देखें, एक रे आ रही है रेयर मीडियम से हमारे पास डेंसर मीडियम की तरफ। इस रे को नाम देंगे हम इंसिडेंट रे का, ठीक हो गया। देखने में आता है कि जब आपकी रे टकराती है किस पॉइंट पे, जहाँ पे दूसरा मीडियम स्टार्ट हो रहा होता है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया हमारे पास। तो अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल भी ड्रॉ करूँ तो हमारे पास कुछ फिनोमिना क्या देखने को नज़र आएगा कि हमारे पास जो लाइट की रे होती है वो मीडियम के अंदर तो चली जाती है। अब एक्सपेक्टेडली से हमारे नज़दीक तो से सीधा चला जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये क्या करती है, ये बेंड हो जाती है किस तरफ, नॉर्मल की तरफ, ठीक हो गया। जब एक लाइट की रे इंसिडेंट्स हुई किधर पे, एक सरफेस पर फॉल हुई और हमने देखा कि वो सरफेस के अंदर एंटर होगी, मीडियम के अंदर दूसरे एंटर होगी, तो हमें देखने में नज़र आता है कि वो असल मीडियम से जब अपने असल मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो अपने असल रास्ते से हट जाती है। वो अपने रास्ते को क्या करती है, बेंड कर लेती है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन बेसिकली हमें प्रॉपरली लिखनी चाहिए कि द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, इसको हमने मिस कर दिया यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो आपके पास ये देखें, आपके पास एक रे एंटर हुई और उसने क्या किया, अपने आप को बेंड कर लिया है अंदर। अगर हम देखें यहाँ पे जो एंगल बनेगा नॉर्मल के साथ, वो कौन सा एंगल होगा, आपके पास इसको बोलेंगे हम इंसिडेंट एंगल। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा हमारे पास, ये कहलाएगा रिफ्रैक्टेड एंगल। ये आर के साथ है, रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक हो गया। तो आपके पास हमने देखा लाइट बेंड हुई किसी एंगल पे। अब यहाँ पे हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को स्टडी करना है, ठीक है, वो करते हैं पहले। लेकिन इससे पहले आपको एक और बात भी बता दूं कि जब लाइट आपके रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर होती है तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। ये देखें, नॉर्मल की तरफ झुक गई। जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में दोबारा जाएगी तो ये क्या करेगी, ये जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो ये नॉर्मल से दूर हट जाती है। अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ ना तो आपके पास कुछ इस तरह से बनेगी। पहले हम यहाँ पे भी नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा हमें, और हम देखेंगे कि ये नॉर्मल से क्या करेगी, दूर हट जाएगी कुछ इस तरह से, ठीक है। हमारा काम चूँकि यहाँ तक है, मैं यहीं तक इसको रखता हूँ और आगे स्टडी करता हूँ। अच्छा जी, अब क्या आपको ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि इंसिडेंट एंगल रिफ्रैक्टेड एंगल के बराबर है? ऐसा नहीं है। आपके पास अगर इंसिडेंट एंगल को मैं बढ़ाता जाऊँ, आप देखेंगे रिफ्रैक्टेड एंगल क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, लेकिन बराबर नहीं होगा, ठीक है। वो कम होता जाएगा, नॉर्मल की तरफ झुकना शुरू हो जाएगी ज़्यादा। लेकिन कोई ना कोई रिलेशन तो रहता होगा ना इन दोनों के बीच। हमारे पास इंसिडेंट एंगल के दरमियान, रिफ्रैक्टेड एंगल के दरमियान कोई ना कोई रिलेशन तो होगा। क्या रिलेशन होता है वो, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला लॉ हमारे पास यही है जिसको आपने स्नेल्स लॉ के नाम से पढ़ा था। क्या था जी, कि एंगल्स के दरमियान में क्या रिलेशन होता है। बेसिकली आपके पास इन एंगल के अगर हम साइन ले लें, इंसिडेंट एंगल का साइन ले लें और रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन ले लें, ठीक है, और इनको डिवाइड करने की रेशो ले लें अगर हम, तो ये बराबर आती थी हमारे पास एक कांस्टेंट की। और ये कांस्टेंट हमारे पास क्या कहलाया करता था, ये कांस्टेंट हमारे पास कहलाया करता था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, ये डिफरेंट मटेरियल्स के लिए हमारे पास डिफरेंट वैल्यू होती थी। जिस तरह हम कहते थे कि अगर डायमंड है तो वो हमारे पास लाइट को कुछ अलग तरह से बेंड करेगा, अगर वाटर है तो वो वाटर क्या करेगा, लाइट को कुछ अलग तरह से बेंड करेगा। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें उसकी वैल्यू बताता था, और हमारे पास साइन आई और साइन आर की रेशियो के बराबर हुआ करता था। तो हमारे पास आगे जो है हम इसको दूसरा लॉ पढ़ते हैं। दूसरा लॉ इसका क्या है कि हमारे पास इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, ये रिफ्रैक्टेड वर्ड है, बार बार बता रहा हूं, ठीक है, रिफ्लेक्ट नहीं पढ़ना है इसे, एंड रिफ्रैक्टेड रे लाई इन सेम प्लेन, ठीक है। ये भी होगा जी हमारे पास।
अच्छा जी, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से थे हमारे इसकी बेस पे? एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आपके सामने बना हुआ है बिल्कुल। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जी? हमारे पास ग्लास स्लैब। तो ग्लास स्लैब को तो हमने देख लिया। इसके अलावा कौन से हैं हमारे पास? देख लेते हैं हमको अभी। अच्छा जी, तो ग्लास स्लैब है। याद रहे हमें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने होते हैं वो हमेशा ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं ताकि इनके अंदर से लाइट पास हो सके। ठीक है। दूसरी तरह के हमारे पास जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बेसिक्स हम यूज़ करेंगे वो हमारे पास कहलाते हैं लेंस। पढ़े हैं लेंस? ऐसा ही है। चलें, इस पूरे चैप्टर में हमने लेंस को स्टडी करना है, तो हम लेंस को देख लेते हैं एक बार कि लेंस होते क्या हैं, इनकी बेसिक्स भी समझ लेते हैं। हमारे पास लेंस दो तरह के होते हैं। कौन सी दो तरह के जी? हमारे पास एक लेंस होता है कन्वेक्स लेंस, और दूसरी तरह के जो लेंस होते हैं वो हमारे पास होते हैं कनकेव लेंस। ठीक है। अच्छा जी, कन्वेक्स लेंस क्या होता है? ऐसा लेंस हमारे पास, मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ऐसा लेंस जो साइड से तो क्या हो, साइड से इसके किनारे थिन हो, लेकिन क्या हो, सेंटर से थिक हो, वो कहलाता है हमारे पास कन्वेक्स लेंस। और मज़े की बात ये है कि हमारी आंख में इस्तेमाल होने वाला लेंस भी कन्वेक्स लेंस होता है। ठीक हो गया। दूसरी तरह का हमारे पास जो लेंस है ये हमारे पास है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस क्या होता है जी? हमारे पास कुछ इस तरह से, अगर हम इसको ड्रॉ करें, इसमें क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपको कि बाहरी किनारे जो हैं इसके वो क्या है, वो चौड़ाई उनकी ज़्यादा है, थिकनेस ज़्यादा है, और जो सेंटर है इसका वो क्या है, उसका कम थिकनेस का है। तो बिल्कुल उलट है हमारे पास कन्वेक्स लेंस का, कनकेव लेंस जो सा है। और हमारे पास, हम इनको बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करना हमने अपने चैप्टर में जो है कन्वेक्स लेंस को ज़्यादा स्टडी करना है, लेकिन मैं रे डायग्राम्स आपको दोनों के समझा देता हूँ। लेट करें आपके पास इन्फिनिटी से लाइट आ रही है कुछ इस तरह से, कन्वेक्स लेंस क्या करता है कि इसको बेंड कर देता है सारे एक पॉइंट पर, और हमारा वहाँ पे क्या डेवलप होगा, इमेज डेवलप होगा। अब इसने यहाँ पे क्या किया, इन सारों को कन्वर्ज किया, एक जगह इकट्ठा किया, लिहाजा इसको नाम देते हैं हम कन्वर्जिंग लेंस का। ठीक है। दूसरा हमारे पास है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस हमारे पास क्या है, अब हम इसको भी देखते हैं। आप इसमें जब लाइट को पास करवाएंगे तो कुछ आपको इस तरह से नज़र आएगा कि जी ये इस तरह से बेंड हो गई लाइट, यहाँ से आई इस तरह चली गई, यहाँ से आई इस तरह से चली गई। अगर हम इनको ज्वाइन करें लाइट को पीछे से तो कुछ इस तरह से बनेगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे तो रियल में लाइट इकट्ठी हो रही थी, यहाँ पे रियल में लाइट इकट्ठी नहीं हुई, ये तो इमेजिनरी थी। तो हम इसको नाम देते हैं, चूँकि ये लाइट को डाइवर्ज कर रहा है, हम नाम देते हैं डाइवर्जिंग लेंस का। और ये जो इमेज बनाता है हमारे पास वो होता है वर्चुअल इमेज। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये हमारे पास थी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बेसिक्स। अब इंशाल्लाह जो है मैं कन्वेक्स लेंस को थोड़ा सा मैं लेंस फार्मूला जो है अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस कर लेंगे, और साथ में जो है हमारे पास जो हमारे चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, और फिर हमारा ये चैप्टर बेस कंटिन्यू हो जाएगा। इस लेक्चर को आपने बड़ी अच्छी तरह से सुनना है क्योंकि ये लॉज हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, बुक में मेंशन नहीं है, और लेकिन इनकी मदद से हम सारे जो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को समझने के काबिल होंगे, बड़ी अच्छी तरह से समझेंगे। तो इसको आपने एक लेक्चर को अच्छी तरह समझना है, अपने पास लिख के रखना है, ये चीज़ें याद रखनी है, इनको बार बार पढ़ना है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम जल्द मिलते हैं। आपने तब तक इसको पढ़ना है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।